नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एम विद सौरभ सर में। मित्रों, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि 19 तारीख से हम लोग की नियमित क्लास चलेगी, तो उसी कड़ी में मैं आप लोग के सामने उपस्थित हूँ CDP की पहली क्लास लेकर के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अधिगम। अधिगम का पहला भाग लेकर के मैं आप लोग के सामने उपस्थित हूँ, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो मित्रों, अभी तक जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे निवेदन है कृपया वो सब सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और लाइक कर दें, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूं। तो आप लोग भी अगर लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। सिर्फ इसीलिए है, बाकी और किसी चीज़ के लिए नहीं है, ताकि आप लोग सफल हो सकें और सफल हो करके आप लोग एक जॉब ले सकें अपने हाथ में। इसके लिए ये मेरा छोटा सा प्रयास है। इसके लिए आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए मित्रों, अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं अधिगम, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सीटेट के दृष्टिकोण से भी और यूपीटेट के दृष्टिकोण से भी। इससे कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं आपके पेपर में। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं अधिगम के बारे में कि अधिगम 1 क्या है। तो मित्रों, अधिगम का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ लर्निंग। अधिगम का संकुचित अर्थ सीखना है। यदि इसके व्यापक अर्थ की बात की जाए तो अनुभव, ज्ञान का प्रशिक्षण, प्रयास से व्यवहार में हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। मित्रों, अधिगम का मतलब सीखना, यानी जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो वो अधिगम कहलाता है। सबसे पहली चीज़ हमें ये ध्यान देना है स्टूडेंट्स कि हमें बहुत डीप में नहीं जाना है, हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जिससे हमारे आंसर बन जाए पेपर में और जिससे हमें अंक प्राप्त हो जाए। वैसे तो हमने बहुत मोटी मोटी बुक्स पढ़ी है बीएड बीटीसी में, तो हमको वो सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे सॉर्ट आउट करके वो चीज़ें पढ़ेंगे जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जिनसे बार बार क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे अधिगम एक महत्वपूर्ण विषय है जो कि आपके सीटेट और यूपीटेट दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो स्टूडेंट्स, अधिगम का अर्थ सीखना है। जब बालक किसी चीज़ को सीखता है तो वो अधिगम कहलाता है। ये इसका संकुचित अर्थ है। अगर व्यापक अर्थ के रूप में देखें तो अनुभव यानी ज्ञान का परीक्षण, प्रशिक्षण, प्रयास, व्यवहार के कारण जो उसमें परिवर्तन होता है, उसके व्यवहार में जो परिवर्तन हो जाता है, वही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। आप अपने घर में या अपने पास पड़ोस में एक बच्चे को ऑब्जर्व करते देखा होगा आपने, या आपने एक बच्चे को बड़ा होते हुए देखा होगा। आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो चीज़ों को सीखता है और किस तरीके से उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। तो आप अगर इसकी परिभाषा के बारे में कह सकते हैं अधिगम को समझने के लिए, अधिगम के अर्थ के लिए, तो आप कह सकते हो कि प्राप्त अनुभव पर प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। कहने का मतलब, बालक जो चीज़ें धीरे धीरे सीखता है और वो अनुभव करता है और अनुभव करने के बाद उसके अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है, वही क्या है? अधिगम है। वुंडबर्थ के अनुसार सीखना विकास की प्रक्रिया है। अब सीखना विकास की प्रक्रिया है, यानी यहाँ पे अधिगम जो है वो विकास की एक सोपान है, एक प्रक्रिया है। क्योंकि स्टूडेंट्स, जो विकास होता है वह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें अधिगम एक क्या है? उसका सोपान है। आगे देखते हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार हैं: परिपक्वता, संवेग, मादक पदार्थों का सेवन और थकान। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? ये सारी चीज़ें अधिगम को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि परिपक्वता क्या है। परिपक्वता, आप समझ सकते हैं कि परिपक्वता क्या होती है। परिपक्वता जब वो अवस्था जहाँ पे बालक की तार्किक क्षमता का विकास हो जाए, जहाँ पे बालक चिंतन करने लगे, जहाँ पर बालक यह समझ सके कि उसके लिए उचित और अनुचित क्या है, यानी उचित और अनुचित में फ़र्क महसूस कर सके, अंतर कर सके, वो स्थिति आपकी हो जाती है परिपक्वता की। संवेग,
संवेग एक मूलभूत प्रक्रिया है जो कि हर बालक के अंदर विद्यमान होती है। वह बालक के अंदर जन्मजात होती है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। मादक पदार्थों का सेवन, अगर हम किसी तरीके से नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में एक परिवर्तन आ जाता है और हमारा जो लर्निंग है, जो सीखना है, वो अलग दिशा में चला जाता है। थकान, जब हम थक जाते हैं तो अधिगम प्रक्रिया में बाधा पहुंच जाती है, यानी हम अधिगम सही से नहीं कर पाते हैं। तो कहने का मतलब ये सारी कारक हैं जो कि किसी न किसी रूप में अधिगम को प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पर कुछ मनोवैज्ञानिकों की अधिगम की परिभाषाएं दी गई हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप इनको नोट कर सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं या आप इसे नोटबुक में नोट्स बना सकते हैं। पहली है B.F. स्किनर की। तो B.F. स्किनर के अनुसार अधिगम की निम्न परिभाषाएं हैं। एक है प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। दूसरा है अधिगम व्यवहार में उत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है या उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। तो भाई स्किनर साहब ने बताया कि जो प्रगतिशील है, प्रगतिशील करना मतलब क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ना, यानी अगर हम अपने व्यवहार में प्रगति कर रहे हैं, हम अपने व्यवहार में डेवलप कर रहे हैं, उसका विकास कर रहे हैं, यानी उत्तरोत्तर उसमें परिवर्तन ला रहे हैं अपने व्यवहार में, तो वही क्या हो जाएगा, अधिगम हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने ऊपर भी परिभाषाओं से पढ़ा है कि हमारे व्यवहार में अधिगम द्वारा ही परिवर्तन होता है। इन्होंने दूसरा बताया अधिगम व्यवहार में उत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है, यानी हम अपने व्यवहार के अंदर उत्तरोत्तर क्या करेंगे, अनुकूलन करेंगे। किससे, वातावरण से, समाज से, अन्य चीज़ों से जब हम अनुकूलन करने लगते हैं तो वही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। छोटा सा बालक होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वो अपने अनुभवों से अन्य चीज़ों के साथ क्या करता है, अनुकूलन करना प्रारंभ कर देता है। और जब वह चीज़ों को समझना शुरू कर देता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना शुरू कर देता है तो वही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। J.P. गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। J.P. गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। यानी जो भी परिवर्तन होता है किसी अन्य के व्यवहार के अनुकरण के कारण वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है अधिगम। क्रो एंड क्रो के अनुसार आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। यानी जब हमारी कोई चीज़ बार बार क्रिया को करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, आदत बन जाएगी और हम किसी से ज्ञान को प्राप्त करेंगे। अथवा अभिवृत्तियों का जो अर्जन होता है, जो हम उसको संग्रह करते हैं, वही क्या है, अधिगम होता है। गेट्स व अन्य के अनुसार अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन अधिगम कहलाता है। यानी गेट्स एवं अन्य के अनुसार अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा, अनुभव यानी जो हम सीखते हैं जीवन में और किसी से जो प्रशिक्षण हम प्राप्त करते हैं उसके द्वारा, यानी सीखने के कारण जो भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है वही क्या होता है, अधिगम होता है। तो अधिगम के बारे में इस तरह से कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपना मत दिया है, जिसमें एक हैं एडमिन रे गुथरी। उनके अनुसार अधिगम किसी परिस्थिति में भिन्न ढंग से कार्य करने की क्षमता है जो कि परिस्थिति के अनुसार पूर्व अनुभवों के कारण आती है। यानी जब हम विभिन्न परिस्थितियों में पढ़ते हैं तो हमारे पहले का जो अनुभव होता है वह हमें सीखने में मदद करता है। छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप लोग अपने घर में छोटा बालक होगा, आप देखते होंगे या आप देखिएगा, एक बार अगर वो जलते हुए दीपक को देखता है और दीपक को जा कर के पकड़ने की कोशिश करता है, वो सोचता है कोई खिलौना है और उसको क्या करता है, पकड़ लेता है। जब उसको पकड़ लेता है तो उसका हाथ जल जाता है और उसको छोड़ देता है। अब दोबारा उस बच्चे को लेकर जाइए, दीपक के पास बैठाइए, तो वो दोबारा बच्चा उस दीपक को नहीं पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने सीख लिया है, उसने अपने पूर्वानुभव से ये प्राप्त कर लिया है कि उसको अगर मैं टच करूँगा, उसको मैं अगर छूँगा तो मेरा हाथ जल जाएगा।
तो कहने का मतलब अधिगम यही है कि जब हम अपने पूर्व ज्ञान से या अपने अनुभवों से जब हम अपने व्यवहार में परिवर्तन ला देते हैं, जैसे कि अब बालक दीपक को नहीं पकड़ रहा है, बालक दीपक को पकड़ने से डर रहा है। क्यों? क्योंकि वो जल गया है। यानी उसने अपने अनुभव से ज्ञानार्जन कर लिया और अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लिया। यही क्या है? अनुभव है। आप लोगों ने बहुत अपने जीवन में इस तरीके से अनुभव किए होंगे, तो यही अनुभव क्या कहलाता है? यही अनुभव आपका अधिगम कहलाता है। अब कुछ अधिगम की विशेषताएं यहाँ पे दी गई हैं जिसको हमको समझ लेना है। अधिगम एक प्रक्रिया है। अधिगम प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण होती है। अधिगम अभ्यास, प्रशिक्षण तथा अनुभव पर आधारित होता है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। इसमें व्यापकता पाई जाती है। अधिगम सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों होता है। अधिगम प्राचीनता तथा नवीनता का मिश्रण है। तो ये अधिगम की कुछ विशेषताएं आप सबको दी गई हैं, जिसमें पहला है अधिगम एक प्रक्रिया है। तो स्टूडेंट्स, अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि मानव जीवन में निश्चित रूप से मानव के विकास में आती है। तो आपको इतना ही समझना है, अधिगम प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण होती है, यानी अधिगम किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही होता है। जैसे अगर बालक आग को नहीं छू रहा है तो उसका उद्देश्य है कि वो अगर छुएगा तो जल जाएगा, यानी जलने से बचने का उद्देश्य ही उसके अधिगम का कारण बन रहा है या अधिगम की विशेषता बन रही है। अधिगम अभ्यास, प्रशिक्षण तथा अनुभव पर आधारित होता है। यानी जो सीखना है वो आप अभ्यास के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से अथवा अनुभव के माध्यम से आप अपने अधिगम को आत्मसात कर सकते हैं। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, यानी अधिगम जो है ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें व्यापकता पाई जाती है, यानी देखा जाए तो अधिगम एक व्यापक पैमाने पे होता है। क्या आप अभी सीखना बंद कर दिए? क्या आप अभी भी सीख रहे हैं? यानी कहने का मतलब एक बालक जब छोटा होता है तब से वह सीखना प्रारंभ करता है और जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है वैसे वैसे अन्य अन्य चीज़ों को वो सीखना प्रारंभ करता है और व्यापक रूप से वो सीखता ही रहता है। तो कहने का मतलब अधिगम जो है यह एक व्यापक प्रक्रिया है, ना कि सीमित। अधिगम सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों हो सकता है। अब अधिगम पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, यानी आप सही भी सीख सकते हो और गलत भी सीख सकते हो। आप अच्छी आदतों को सीखेंगे तो आपका अधिगम सकारात्मक होगा। अगर आप बुरी चीज़ों को सीखेंगे, आपके अंदर बुरी आदतें डेवलप होंगी, तो आप क्या करेंगे? आपका जो अधिगम होगा वो नकारात्मक होगा। अधिगम प्राचीनता तथा नवीनता का मिश्रण है, यानी अधिगम जो है वो प्राचीनता और नवीनता को साथ में लिए हुए है, यानी दोनों का ये क्या है? मिश्रण है। तो इस तरीके से हम अधिगम की जो विशेषताएं हैं उसको देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे शिक्षा स्तर के आधार पर अधिगम के तीन स्तर होते हैं। पहला होता है चिंतन स्तर, फिर होता है अबोध स्तर और फिर होता है स्मृति स्तर। चिंतन स्तर में क्या होता है बच्चों? चिंतन स्तर में होता है ज्ञान प्लस समझ और तार्किक क्षमता का विकास। यानी इस स्थिति में बालक के तार्किक क्षमता का विकास हो जाता है, यानी वो घटनाओं, समस्याओं इत्यादि के विषय के साथ संबंध को जोड़ करके सोचना शुरू कर देता है। दूसरा होता है अबोध स्तर। अबोध मतलब ज्ञान, समझ, यानी अनेक सूचनाओं तथा तथ्यों के बीच में संबंध को समझने लगता है। और तीसरा होता है स्मृति स्तर, यानी रटने पर आधारित, यानी विचारहीनता, जिसमें विचार करने की क्षमता नहीं होती है। यानी कहने का मतलब यह जब बालक छोटी अवस्था में होता है, जब वो लगभग शैशवावस्था के आसपास होता है, शैशवावस्था में या पूर्व बाल्यावस्था में होता है, उस समय बालक रटने पर ज़्यादा ध्यान देता है। यानी जो उसके सामने रहेगा वो उसको याद रहेगा और वो उसको बता सकता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो उसको भूल जाएगा, उसके ऊपर विचार नहीं कर पाएगा। तो यही है स्मृति स्तर। और बच्चों, आर्यन गैन नामक एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अधिगम के 8 सोपान बताए हैं, जिसमें पहला है सांकेतिक सीखना, यानी संकेत के द्वारा सीखना, जिसको पाउलो महोदय ने बताया है कि किस तरीके से सांकेतिक रूप में हम सीख सकते हैं। इनके अन्य सोपान इस तरह से हैं।
उद्दीपन अनुक्रिया सीखना यानी क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत, जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, जो थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है कि उद्दीपन के द्वारा यानी उद्दीपन को देख करके किस तरीके से कोई अनुक्रिया करता है, तो उस तरह से जो सीखना होता है उसे ही उद्दीपन अनुक्रिया सीखना या क्रिया प्रसूत कहते हैं। सरल श्रृंखला सीखना यानी अधिगम सामग्री को क्रम से सीखना यानी सामग्री को एक के बाद एक सीखना। शाब्दिक साहचर्य सीखना यानी शाब्दिक व्यवहार में परिवर्तन। विभेदीकरण सीखना यानी चीज़ों को अलग अलग करके यानी इच्छित उद्दीपक की पहचान तथा फिर अनुक्रिया करना यानी जो चीज़ की इच्छा हो, जो चीज़ पसंद हो, उस उद्दीपक की पहचान करना और फिर उसके ऊपर अनुक्रिया करना। संप्रत्यय सीखना, विभिन्न घटनाओं तथा व्यक्तियों के बारे में समझ। उसके बाद है नियम सीखना यानी गेस्टाल अधिगम, और फिर है समस्या समाधान सीखना यानी अवलोकन, विश्लेषण, संश्लेषण, तर्क एवं चिंतन। यानी समस्या के समाधान के लिए आपको पहले अवलोकन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, फिर उसका विश्लेषण करना पड़ेगा, फिर संश्लेषण करना पड़ेगा, फिर तर्क करना पड़ेगा और फिर चिंतन करना पड़ेगा। तो मित्रों, आज ये रहा आपका अधिगम का पहला चैप्टर का पहला टॉपिक। अब इसी कड़ी में हम जब दूसरा वीडियो बनाएंगे तो इसके आगे अधिगम मैं आप लोग को लेकर के आऊँगा, आप सबको पढ़ाऊँगा। तो एक बार फिर से मैं आप लोग से निवेदन करना चाहता हूँ, अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे निवेदन है कि प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल एम विद सौरभ सर को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट्स भी करिए। अगर हम लोग में कुछ कमियां हैं तो हम उन कमियों को भी सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, संपूर्णता किसी में नहीं होती है, कुछ ना कुछ कमी सब में होती है। तो हम लगातार कमियों को सुधारने का प्रयास करते रहेंगे। ये आज आपकी पहली क्लास थी। अब फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, आप सब स्वस्थ रहिए। बाय एंड टेक केयर एवरीवन।